नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथ में हमने चूहा मारने का जो जहर था उसके बारे में लास्ट पढ़ लिया था और अब यहाँ से हम सिल्वर से शुरू करने वाले हैं। भाई एजीसीएल को हम हॉर्न सिल्वर कहते हैं, आपने यहाँ तक मुझसे पढ़ा था बहुत अच्छे से, और इसी से हम शुरुआत कर देते हैं। भाई जो एजी होता है जिसे हम सिल्वर भी कहते हैं या हम जिसे चांदी भी कहते हैं, लेकिन प्रश्न ये आता है कि भैया हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो एजीसीएल को कहा जाता है, जिसे हम सिल्वर क्लोराइड भी कहते हैं। चांदी जो होता है ये विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होती है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी जी नमस्ते। लास्ट एक टॉपिक और है यार, कब तक सिलेबस हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? एक टॉपिक और है, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। फिर आप देखते हैं सिल्वर आयोडाइड। आपने कई बार देखा होगा सऊदी अरब वर्षा करवाता है, तो सिल्वर आयोडाइड एजीआई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिल्वर आयोडाइड एजीआई को। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठीक है, या फिर फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने के लिए। हमारी एग्जाम में यह आता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए। क्या करते हैं, इस तरह से एरोप्लेन के अंदर सिल्वर आयोडाइड भर लिया जाता है एजीआई, और फिर ऊपर जाया जाता है। जहां पर थोड़ी सी नमी होती है उस क्षेत्र में जब इसको फैला दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या होता है प्यारी दोस्त, है ना, यहां पर क्या होता है ऐसी स्थिति में कि बहुत, है ना, नॉर्मली वर्षा होने वाला वो क्षेत्र नहीं होता, लेकिन वहां वर्षा देखने को मिलती है ना। तो कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मेरी मैराथन होने के कारण, है ना, सीजीएल टायर 2 की मैराथन थी, है ना। और जब मैराथन होती है तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि आपकी भी एग्जाम होगी तब आपकी मैराथन आएगी, तो उस ड्यूरेशन में हम सिर्फ आपकी मैराथन ले रहे होंगे, तो एक टीचर एक समय पर एक ही जगह उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, इस कारण से नहीं थी, है ना। तो प्यारी दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सिल्वर आयोडाइड का यूज कहाँ करते हैं? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। फिर आता है AgNO3, जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। ये निशान लगाने वाली शाही कहलाती है ना, या चुनाव वाली शाही कहलाती AgNO3। आपने कई बार देखा होगा, कभी वोट डाले होंगे तो इस तरह से उंगली पर निशान बनता है। ये निशान लगाने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो AgNO3 होता है। क्या होता है? AgNO3। इसी तरह से AgBr होता है ना, AgBr जिसे हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज किया जाता है। पुराने समय में आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आते थे, है ना, तो उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट ही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलेंगे। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr का यूज करते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किसका यूज किया जाता है? एक प्रश्न और आता है, पुराने समय में आपने मूवीज वगैरह अगर कोई देखी हो तो क्या किया जाता था कि जो फोटोज निकाले जाते थे उन फोटोज को फिर सुखाया जाता था, कि वो पानी में से निकाल करके से सुखा रहे हैं। अब तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाते हैं। तो उस समय फोटो को स्थायी करने के लिए या फोटो को स्टेबल करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट मिलाते थे। तो फोटो से रिलेवेंट एक प्रश्न और याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट। या स्थायी करने में किस केमिकल का प्रयोग करते हैं?
तो फोटो को स्टेबल करने के लिए या स्थायी करने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। कौन सा होता है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला आता है, एक आप पहले इमेज देखिए। आप इस इमेज को देखकर ही समझ चुके होंगे कि भैया ये तो सोना है, लेकिन लिटरली यकीन मानिए ये सोना नहीं है ना, ये गोल्ड नहीं है। इसको गोल्ड बताकर लोगों को बेचा जाता है। मतलब कि लोगों को क्या बनाया जाता है? मूर्ख बनाया जाता है। एक्चुअल में ये आयरन पाइराइट होता है, FeS2 होता है, जिसे बेवकूफों का सोना कहा जाता है। एक प्रकार का लोहा है, लोहे का अयस्क होता है। इसमें सिर्फ गोल्ड की, वो कहते हैं ना हर सोने जैसी हर पीली चीज सोना नहीं होती, ये चीज आपने बुजुर्गों से सुनी होगी। क्या सर? हमने ये सुना है। तो वर्तमान समय में इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस धातु का यूज किया जाता है वो लोहा है। तो हम जिसे आयरन कहते हैं, जिसे हम Fe कहते हैं, या जिसे हम लोहा कहते हैं। अगर हम इस लोहे की बात करें तो इसके कई बिंदु आज हम पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक नंबर 26 होता है, द्रव्यमान 55.8 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कितना है? तो एटॉमिक नंबर इसका जो होता है प्यारी दोस्त वो कितना है? और इसका एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 55.8 है। और द्रव्यमान कितना है? सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना है? 56। और द्रव्यमान कितना है? 55.8 है। लोहे की बात करते हैं, वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग इसी का होता है। आज के समय में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली धातु अगर कोई है तो वो यही है। ये डी ब्लॉक का तत्व होता है ना। इसीलिए ये संक्रमण तत्व या ट्रांजिशनल मेटल है। क्या हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे शरीर में लोहा पाया जाता है। ठीक है। अब इसके जो अयस्क होते हैं आपने देखा होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, ये इसके मुख्य फेमस अयस्क होते हैं। तो इसके अयस्क कौन कौन से फेमस है सब पढ़ा के आया हूं मैं आपको पहले ही। तो इसके फेमस अयस्क में भैया एक तो आप ऊपर वाला ही ले लीजिए, आयरन पाइराइट। एक होता है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट। एक इसी तरह से नाम होता है जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। तो ये इसके अयस्क हैं जिससे क्या किया जाता है? लोहे की प्राप्ति की जाती है। लोहे को आयरन ओर बोलते हैं, है ना। जो कच्चा लोहा निकलता है जमीन से उसे आयरन ओर बोला जाता है। लेकिन एक चीज जो एग्जाम में बहुत आती है, लोहे के प्रकार। ढलवा लोहा क्या होता है? पिटवा लोहा क्या होता है? ठीक है, स्टील या इस्पात क्या होता है? तो बच्चे समझ नहीं पाते कि ये चीज क्या होती है। आइए यहां से अगर कभी प्रश्न बने तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, है ना। तो भाई टाइप ऑफ आयरन, लोहे के प्रकार। अगर हम इन लोहे के प्रकार को देखें यहां पर, तो सबसे पहला मन मस्तिष्क में जो आता है कि यार जिस लोहे को हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये एक वर्ड आता है ढलवा लोहा, क्या होता है? ठीक है, ये ढलवा लोहा क्या चीज होती है? ठीक है, ये क्या चीज होगी, क्या होता है? देखो क्या होता है, किसी भी लोहे में उसकी क्वालिटी कार्बन के परसेंटेज के आधार पर निकाली जाती है। कि मतलब अगर किसी लोहे के अंदर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, मतलब ये माना जाता है कि वो हार्ड होगा और वो लो क्वालिटी होगा। इसमें कार्बन 2.5% होता है, 2.5%। तो 2.5% इसमें क्या होता है? कार्बन होता है। ये बहुत ज्यादा मात्रा है। ठीक है, इसीलिए ये कैसा होता है? हार्ड, कठोर होता है ना। और क्या सर, फिर तो अच्छी बात है कठोर होता है। बात यह है कि कठोर होना अच्छी बात है, लेकिन जब आप इससे कोई उपकरण या इसको आकार ही नहीं दे पा रहे हो तो ये किस काम का? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो आकार ही नहीं दे पा रहे हो तो ये किस काम का? कि हाँ सर बात तो सही है। तो हम इसे निम्न कोटि का कहते हैं, है ना। जब ये इतना कठोर होता है तो ये निम्न कोटि या लो क्वालिटी कहलाता है। ढलवा के बाद अगला आता है कौन सा? पिटवा लोहा। तो पिटवा की बात करते हैं तो ये शुद्ध या प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। तो सबसे अच्छा अगर हम कहें, है ना, कार्बन के परसेंटेज में अगर सबसे कम होता है तो इसे रफ आयरन भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा।
यह लोहे का शुद्ध रूप होता है। तो लोहे के शुद्ध रूप के तौर पर इसमें जाना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन कितना होता है, 0.12 से 0.25% कार्बन। और इतना कार्बन जब होता है ना, तो वो लोहे को सॉफ्ट माना जाता है, मुलायम माना जाता है कि चलो भैया यार, इसको हम क्या कर सकते हैं, खींच के तार बना सकते हैं, जो यूज में लाना हो वो ला सकते हैं, है ना। लोहे को मुलायम से हार्ड किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हार्ड से मुलायम करना एक बहुत कठिन प्रोसेस है। उसको पिघलाओ, उसमें से कार्बन वगैरह का परसेंटेज कम करने के लिए कुछ और। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी पहले से मुलायम है, उसको हार्ड करना इजी है। हार्ड को भाई मुलायम करना या सॉफ्ट करना थोड़ा सा टफ काम होता है। अब देखो यहां पर क्या होता है, इस्पात। अब अगर ये दो तो मेन चीज हो गई, एक होता है स्टील या इस्पात, जिसको आपने सुना होगा, है ना। ये कई प्रश्न आते हैं, इस्पात क्या लोहा होता है? नहीं भाई, स्टील लोहा नहीं होता। आपने टाटा स्टील का नाम सुना होगा, टाटा का इस्पात सुना होगा। तो एक तीसरी चीज निकल करके आती है, ठीक है, जो एक्चुअल में कहीं से भी लोहा नहीं है, लेकिन, है ना, इस स्टील की हम बात करें, हिंदी में जिसे इस्पात कहते हैं। तो प्यारे दोस्त, इस इस्पात को जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में एक चीज निकल करके आती है। वो क्या आती है कि ये कार्बन और लोहे की एक मिश्र धातु है। इसमें कार्बन जो होता है ना, तो अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये कार्बन एवं लोहे की मिश्र धातु है। क्या है? ये कार्बन और लोहे की मिश्र धातु होती है। अब इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है, वो इंसानों ने इस तरह से मिलाया है कि भाई ये बहुत उपयोगी हो गया। 0.25 से 1.25% इसमें कार्बन होता है। और इसमें भी इन्होंने वैरायटी बना दी कि सर क्या बात कर रहे हो। हाँ, वैरायटी जनरेट कर दी, मतलब कि भैया इस्पात के प्रकार बना दिए, जैसे मृदु इस्पात, मध्यम इस्पात, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, मिश्र इस्पात और कठोर इस्पात। 0.1% मृदु होगा जिसकी चादर वगैरह बनती है। तो हमें इतना ही याद रखना है कि भाई यहां पर ये होता है, ये इस्पात बनता है, स्टील बनता है। अब लोहे से एक सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो क्या होता है? लोहे से सबसे ज्यादा प्रश्न ये आता है कि लोहे में जंग लगती है, रस्टिंग होती है, ठीक है। तो भैया, रस्ट जब लगती है, जब लोहे में जंग लगती है, तो लोहे में रस्ट या जंग लगने पर क्या चीजें होती हैं? सबसे मेन चीज कि अगर किसी लोहे में जंग लगानी है, तो लोहा खुद होना चाहिए। दूसरी चीज, वहां ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज, वहां पर ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता। और ये भी समझ में नहीं आए तो नमी होनी चाहिए, पानी नहीं, नमी। आपने कई बार देखा होगा, बच्चे को जब मैं ये चीज बोलता हूँ, कहता है सर पानी में जंग लगती है, नमी में थोड़ी लगती है। ऑप्शन में पानी भी ऑप्शन में रहता है कभी कभी, और नमी भी रहता है। और अगर नमी और पानी दोनों ऑप्शन में, जैसे लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण क्या है, ऑप्शन नंबर ए ये है। बी में यहां पर प्लस के बाद पानी लिख दिया, बच्चा पानी के साथ जाता है और यही उसका नंबर डूबता है। देखो, आपने कई बार ये चीज देखी होगी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पानी के पास पड़ी होती हैं, उनमें जंग दिखाई देती है। लेकिन दोस्त, कभी कभी आपने देखा होगा, टीन के शेड लगे होते हैं आपके घर में, उनके नीचे के पाइप पे भी तो जंग लग जाती है। वहां कौन सा पानी आ गया? समझना मेरी बात, वहां कौन सा पानी आ गया? आपके दरवाजे जो घर के अंदर होते हैं, उनके जो क्लाम होते हैं अंदर से, उनमें जंग लग जाती है, वहां पानी कहां से आ गया? अगर आपके उस क्षेत्र में नमी है, तो नमी के कारण जंग लगती है। ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना, नमी, ह्यूमिडिटी वाली जो एयर होगी, आर्द्रता होगी, उससे लगती है, पानी नहीं। हालांकि ये सबसे ज्यादा कंडीशन तब बनती है जब वर्षा ऋतु होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी गिर रहा होता है और वायुमंडल में नमी पर्याप्त मात्रा में होती है। अब इससे क्या क्या चीजें होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जब भी लगती है लोहे पर जंग, तो वहां पर उसका कलर भूरा रंग हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। तो भैया, लोहे का जो रंग होता है, वो रंग कैसा हो जाता है? वो हो जाता है भूरा कलर, ठीक है, ब्राउन हो जाता है, ठीक। जंग लगना एक केमिकल चेंज होता है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और इस रासायनिक परिवर्तन में
लोहे के साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं। जब किसी लोहे में पहली बार जंग लगती है तो उसका वजन बढ़ेगा, वेट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करी है, वो अपने साथ जोड़ी है, इसलिए लोहे का वजन बढ़ता है। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को हजम नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरा पॉइंट पहले वाला समझ रहे होते हैं, जैसे कि लोहे की उम्र घटती है इससे। ठीक है, उम्र घटेगी, लोहा जितना सरवाइव करना चाहिए था, जंग लगने पर उसकी ऊपर की परत खत्म होती रहती है, तो यहां पर उसका वेट इंक्रीज होगा, लेकिन जो एज होती है वो लॉस होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। अब यहां पर क्या होता है प्यारे दोस्त, कि ऐसी स्थिति में हम यहां पर लोहे के ऊपर, इससे रस्टिंग से बचाव के कई तरीके होते हैं, जैसे कि उसके ऊपर आप है ना पेंट वगैरह कर दो, ये चीजें कर दो, लेकिन जो मेनली है ना इंडस्ट्रियल लेवल पर किया जाता है वो होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन, है ना, इसे हिंदी में कहते हैं जस्तीकरण। अब ये जो जस्तीकरण होता है, ये होती क्या चीज है भाई, सिंपलेस्ट वे में अगर मैं आपसे जानना चाहूं, तो जो जस्तीकरण होता है लोहे पर, है ना, लोहे पर क्या करना, जिंक की परत चढ़ाना। तो आयरन पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिससे ये जो होता है ना जिंक, ये इजीली रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ में, तो ये खराब नहीं होता। तो लोहे के ऊपर जंग, है ना, याद रखना जंग नहीं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। इस घटना को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, यहां पर इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम इससे रिलेवेंट कुछ चीजें ये ध्यान रखते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, क्या चीजें हैं, किसको क्या कहते हैं। तो एक तो हमने देखा, है ना, बेवकूफों का सोना FeS2, है ना भाई, हम फेरस सल्फाइड की बात करते हैं यहाँ पर। FeS2 फेरस सल्फाइड जो होता है ये बेवकूफों का सोना होता है। चलिए, एक इसी तरह से कुछ लोहे से रिलेवेंट और फॉर्मूले होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। कभी कभी आपसे पूछेंगे, बताइए ग्रीन विट्रियोल किसे कहा जाता है। ठीक है, कुछ नाम आएंगे इस तरह से कि ग्रीन विट्रियोल किसे कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं, है ना, बोल सकते हैं हरा कशिश कौन है इनमें से। ठीक है, अगर ये भी नहीं आया तो आपसे ये पूछ सकते हैं, बताइए इप्सम सोल्ट किसे कहते हैं। तो इप्सम लवण कौन सा है इनमें से, इस तरह से आपसे यहां पूछ सकते हैं। चलो ये भी नहीं पूछा तो अगला पूछ सकते हैं, बताइए मोहर लवण कौन सा है। अब बच्चा जब ऐसे नाम पहली बार सुनता है ना, वो ये सोचता है यार यार ये क्या पूछ लिया इन्होंने। ये सब भाई यहां पर एक ही चीज है, FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? FeSO4.7H2। ये सब एक ही है। ठीक है, किसे कहते हैं? ये फेरस सल्फेट को। तो ये वही फेरस सल्फेट है जिससे आप क्या कहते हैं भाई, आप मोहर सॉल्ट कहते हैं, इप्सम सॉल्ट कहते हैं। इसका बड़े पैमाने पर उपयोग एज इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक के तौर पर बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हालांकि जो मोहर सोल्ट होता है, इस मोहर सोल्ट का ओरिजिनल ये नाम नहीं है कि सर मतलब ये कि मोहर सोल्ट में ये चीज पाई जाती है ना। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, फेरस सल्फेट मोहर सोल्ट में होता है क्या? बिल्कुल होता है। लेकिन यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि मोहर सोल्ट मुख्य रूप से हरे रंग का होता है, जल में विलय होता है। ठीक है, ये जो मोहर लवण होता है इसका ओरिजिनल फॉर्मूला FeSO4। ठीक है, इतना कॉमन है। पानी के मॉलिक्यूल भी आएंगे, ये मत घबराइएगा, लेकिन इसमें कुछ चीज और ऐड होती है कि सर वो क्या ऐड होती है। एक ग्रुप आता है NH4, अमोनिया ग्रुप, और ये इसके दो मॉलिक्यूल यहां पर आते हैं .SO2, है ना, .6H2O। तो ये जो फॉर्मूला आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये ओरिजिनल मोहर सोल्ट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पूछा जाए कि वास्तविकता में मोहर सोल्ट का फॉर्मूला कौन सा होता है, तो भाई ये वाला होता है। ठीक है, ओरिजिनल जो फंडामेंटल है। बाकी ये फेरस सल्फेट, ये आपसे पूछ सकते हैं कि इप्सम लवण इसी को कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से मोहर सोल्ट कैसा होगा, तो ये भी ग्रीन कलर का होता है प्यारी दोस्त, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये ग्रीन कलर का होता है, हरा होता है, क्योंकि ये बना किससे है? ये बना फेरस सल्फेट से ही है, इसलिए ये हरे कलर का होता है। क्या हमारी पृथ्वी में चट्टानों में ये पाया जाता है? जी हाँ, हमारी पृथ्वी की चट्टानों में ये अच्छे पैमाने पर हमें देखने को मिल जाता है। तो इससे हमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। गोल्ड, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है। देखो क्या होता है, जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है।
आप और हम भली भांति जानते हैं कि शुद्ध सोने के कभी भी सिक्के या फिर शुद्ध सोने के कोई भी आभूषण नहीं बन सकते। अगर सोने के प्योर अगर बात करें तो प्योर फॉर्म में अगर हम सोने का यूज करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है, सोने के अंदर या तो कॉपर मिलाया जाता है या चांदी मिलाई जाती है उसके आभूषण बनाने के लिए। तो सोने के अंदर इस प्रकार से उसके आभूषण बनाने के लिए अधिकतम सोना कितने कैरेट का होना चाहिए? 22। अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा कितने कैरेट का हो सकता है? वो इतना ही हो सकता है। हम बात कर रहे हैं यहां पर किसके बारे में? ठीक है, एयू के बारे में। एयू को ओरम कहा जाता है ना, हमने इसको, और इसे ही गोल्ड कहते हैं। अब ये जो एयू है इसे गोल्ड कहा जाता है, ओरम कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना है? दिखने में येलो कलर का होता है, आप सभी ने देखा ही होगा सोने को। ठीक है, ऐसे है हम, है ना, कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने नहीं देखा हो। तो 79 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और लगभग इसका डबल कर दें तो 197 के आसपास इसका क्या होता है दोस्त? याद रखिएगा, एटॉमिक आपका मास होता है। तो आभूषण बनाने के लिए अधिकतम सोना 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट में परसेंटेज में कितना गोल्ड होगा? 91.6। कुछ दुकानदार आपको क्या करते हैं, 18 कैरेट का भी गोल्ड दे देंगे। तो 18 कैरेट में कितना परसेंट सोना होगा अगर ये आपसे पूछा जाए? तो 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, तो 18/24 गुणा 100, है ना, 6×18, 6×4 = 24, 25×100, 25×75, 75% क्या होगा? गोल्ड होगा। तो 18 कैरेट में कितना परसेंट गोल्ड है? 75% गोल्ड है। तो कभी भी दुकान पर अगर आप सोना खरीदने जाते हो तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि आप अगर प्योर गोल्ड खरीदना चाहते हो तो आप बिस्किट खरीदिए, है ना, अगर आपको इन फ्यूचर बेचना है तो, है ना। अदरवाइज आप नॉर्मली क्या करिए, अगर आभूषण खरीदना है तो आप 22 कैरेट के आभूषण खरीद सकते हैं जिसमें 91.6 होगा। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के दूसरे गोल्ड का यूज मत करिए क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह से कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? ठीक है, तो व्हाइट गोल्ड के तौर पर किसे जानते हैं? अब जैसे ही व्हाइट गोल्ड वर्ड यूज करते हैं तो प्यारे दोस्त माइंड में ये आता है सफेद सोना किसे कहते हैं। हिंदी का वर्ड तो यही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना बच्चा चांदी समझता है, जबकि सफेद सोना यहां पर चांदी नहीं, है ना। अगर धातुओं में बात करें तो वो प्लेटिनम होता है। कौन होता है? प्लेटिनम होता है, पीटी होता है। आज के समय में सोने के बाद, है ना, ऊंची क्वालिटी में अगर जाते हैं तो हम प्लेटिनम का यूज करते हैं, है ना। ये एक बहुत से इंडस्ट्रियल एरिया में कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है और महंगा होता है, इसलिए इसे एडम्स उत्प्रेरक कहा जाता है या एडम्स कैटलिस्ट कहते हैं। तो इसका एक नाम प्लेटिनम आपने पढ़ लिया, प्लेटिनम को बोलते हैं। 78 इसका एटॉमिक वो हो जाएगा नंबर, इसका 79 है, या 78 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 78 होता है। द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं इसका, है ना। प्लेटिनम के बारे में याद रखिएगा, इसे एडम्स उत्प्रेरक कहते हैं। ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि एडम्स उत्प्रेरक किसे कहते हैं, है ना। एडम्स का, है ना, एडम्स कैटलिस्ट किसे कहा जाता है या एडम्स उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं। सोने और इसमें दोनों में एक विशेषता है ना। क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि ये एसिड के साथ, बेस के साथ या पानी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। मतलब आप चांदी को खरीदोगे तो, है ना, इससे देखो ये दैनिक जीवन में भी हमारे लिए लाभदायक है ये चीजें। अगर आप चांदी खरीद कर पहनोगे वो काली पड़ेगी, लेकिन दोस्त यकीन मानिए आप सोना खरीदते हो कभी काला नहीं पड़ता। तो ये एडम्स कैटलिस्ट या एडम्स उत्प्रेरक कहलाते हैं आभूषण बनाने में, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। आपने वो अक्सर देखा होगा, फाउंटेन पेन होता है, उसकी निब इसी की बनी होती है। तो फाउंटेन पेन की निब भी किससे बनाते हैं? प्लेटिनम से बनाते हैं। चलिए सोने के बाद आगे बढ़ते हैं। पिंच ब्लेंड से रेडियम का निष्कर्ष किया जाता है। लेकिन दोस्त यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इस रेडियम की प्राप्ति किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। तो मैडम क्यूरी ने इस पिंच ब्लेंड की से याद रखना रेडियम को खोजा था। रेडियम आप गाड़ियों पर लगवाते हैं, वही वाला रेडियम होता है। ये जो रेडियम होता है ना, इस रेडियम की अगर हम बात करें तो रेडियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है। तो ये रेडियो सक्रिय है, ठीक है। क्या है? रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है। मैडम क्यूरी ने इसको खोजा था इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन यहां पर जो वर्ड आया पिंच ब्लेंड, पिंच ब्लेंड जो होता है प्यारे दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए कि U3O8, ठीक है, ये किसका अयस्क होता है ना, ये किसका अयस्क है, ये किसका और होता है, तो है ना, नींद में भी पूछ ले तो आपका आंसर जो होगा वो होगा यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। ये यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है दोस्त?
ये यूरेनियम का अयस्क होता है। ठीक है, तो ये यूरेनियम के अयस्क के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये यूरेनियम से है ना, याद रखिएगा यूरेनियम का अयस्क है। लेकिन इसी से पहली बार मैडम क्यूरी ने किसकी प्राप्ति की थी? रेडियम। रेडियम मोस्ट रिएक्टिव क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। फिर आता है टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। ये इमेज देखिए आप, इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पर मिलिट्री के एयरक्राफ्ट देख पा रहे होंगे, एयरफ्रेम देख रहे होंगे, टरबाइन इंजन देख रहे होंगे, व्हीकल के चेसिस देख रहे होंगे, एग्जॉस्ट सिस्टम देख रहे होंगे, इंटरनल इंजन कंपोनेंट्स। मतलब कुल मिलाकर के किसी भी फील्ड में जाओ, इंजन बनाने वाली मेन चीज जो होती है, जहां पर जो चीजें सहन करने की क्षमता हो, है ना, वहां पर टाइटेनियम का यूज किया जाता है। स्ट्रेटेजिकल मेटल कहा जाता है, इसे रणनीतिक धातु कहते हैं, क्योंकि जितने भी रक्षा उपकरण हैं वो इसी के बने होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं, याद रखिएगा, है ना, रक्षा उपकरण कहा जाता है। तो रक्षा उपकरण में इसका है ना, उत्पादन होता है। ये प्रश्न कई बार होता है, जैसे होप मेटल नहीं कहते यूरेनियम को, भविष्य का ईंधन नहीं कहता हाइड्रोजन को, वैसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिकल मेटल कौन है? टाइटेनियम। हिंदी में इसे रणनीतिक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो रण का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। तो रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। ठीक है, सिंबल क्या हो जाएगा? टाइटेनियम का TI हो जाएगा, इसको ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। ठीक है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है, यह बात भी सही है, क्योंकि अर्थ में तीसरे नंबर पर पाया जाता है, लेकिन धातुओं में इसका पहला नंबर होता है एल्यूमिनियम की बात करें तो। अब एल्यूमिनियम पृथ्वी के अंदर पाए जाने में तीसरा स्थान और धातुओं में पहला स्थान रखता है, क्योंकि अपने हल्की प्रवृत्ति के कारण इसका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो, एक समय होता था जब घरों के अंदर तांबे के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, चांदी के होते थे, सोने के होते थे, लेकिन आपने एक चीज ये देखी होगी कि जब, है ना, जब अच्छा समय आता है तो अच्छी धातुएं या अच्छी करेंसी चलन से बाहर हो जाती हैं। ऐसा अच्छा समय आता है तो अच्छी करेंसी चलन से बाहर होती है। मतलब आपने पुराना समय देखा होगा, उस समय सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे। आज भाई साहब लोहे के सिक्के भी नहीं चल पा रहे हैं, वो 10 रुपए के सिक्के से लोग अंगूठियां बना रहे हैं। 5 रुपए का जो सिक्का मिश्र धातु का बनता था, उसकी स्मगलिंग करके भाई साहब लोगों ने ब्लेड बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि 5 रुपए के सिक्के से वो 10-12 ब्लेड बना रहे थे, है ना, जो उनको कॉस्टिंग में इजी पड़ रहा था। 5 रुपए में ही काम हो रहा था, बनाने का 1-2 रुपया 3-4 रुपया सीधा बच रहा था, और बिक रही थी 15-20 रुपए में। उनको 12-15 रुपए भी मिले तो क्या दिक्कत थी। तो ऐसी स्थितियों में क्या हुआ कि भाई जब समय अच्छा आता है तो जो करेंसियां होती हैं ना, जो पुरानी वाली, वो चलन से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि लोग उन्हें अपने यहां पर स्टोर करके रखना शुरू कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में भाई एक समय था जब इन चीजों का चलन था, फिर ये चीजें चलन से बाहर हुई, लोगों के लिए कॉस्टली होने लगी, महंगी होने लगी। एक, है ना, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी, है ना, कोई क्राइसिस होते हैं या किसी के साथ, देखना कभी आप नोटिस करिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। भारत का जब भी यूएसए के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है या डॉलर को लेकर के चिंताएं जताई जाती हैं, ऑटोमेटिकली गोल्ड जो होता है वो हाइप मार देता है, गोल्ड के रेट अचानक से बढ़ जाते हैं। आपको 1991 का दौर याद होगा, जब भारत के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। उस ड्यूरेशन के अंदर भारत ने अपना गोल्ड जो था वो क्या करा था? गिरवी रखा था ब्रिटेन की बैंक के अंदर, और वहां से फिर पैसा लिया था। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, गोल्ड सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। मान लीजिए कि हमारी बैंक के पास फॉरेन करेंसी बहुत है, लेकिन किसी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में हमारी गवर्नमेंट कभी आ जाती है और वो सारे विदेशी फंड क्या कर दिए जाते हैं? सीज कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम किसी देश से व्यापार करें, किसी देश के साथ कोई संबंध स्थापित करें। तो इसलिए हर बैंक अपने पास में, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ये गोल्ड रखती है ना। भारत का जितना भी रेवेन्यू है ओवरऑल, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, उसका मेरे अनुमान से लगभग 25-30% गोल्ड होना ही चाहिए। वो नुकसान तो देगा नहीं, आपको जब आवश्यकता लगे आप दे दीजिए और अपने देश का काम करिए। तो ये चीजें होती हैं जब आप इन चीजों को पढ़ते हो। तो सेम चीज है कि जब गोल्ड चलन से बाहर हुआ, फिर सिल्वर चलन से बाहर हुआ, फिर कॉपर आने लगा, कॉपर बाहर गए। ये कॉपर आज अच्छा, आने वाले समय में आप कॉपर का रेट देखिएगा, आसमान छुएगा। चांदी भी आने वाले समय में, एक नॉर्मल चांदी हमने 50-60 हजार से 2 लाख पर जाते हुए, मैं लिख कर देता हूं, आने वाले 4 से 5 साल के अंदर चांदी 5 लाख क्रॉस नहीं करे तो बताइएगा।
है सर, आपकी बात मान ले क्या हम ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होगा, और क्यों होगा उसका कारण बताता हूं। भारत के अंदर जितनी भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत के अंदर उनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है भारत के अंदर सोलर पैनल और ईवी जो व्हीकल है उनको, प्रोड्यूसर्स को, कि आप सब्सिडी में बेचिए, आपका जो लॉस है वो हम पूरा करेंगे, हम पैसा देंगे आपको सब्सिडी के थ्रू। इससे जो विदेशों से मंगाए जाने वाले भाई बैटरीज होती हैं, ईवी के कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी संख्या में कमी आ रही है। और जो सिल्वर वगैरह है वो इनको बनाने में यूज बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसलिए धीरे धीरे कंजप्शन रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और कॉपर भी एज इट इज है। आप अगर एक पंखा नॉर्मल लेने जाते हैं तो वो पंखा आता है आपका 200 250 300 रुपए का। लेकिन वहीं अगर एक अच्छे पंखे की ओर बढ़ते हो, आप बोलते कॉपर वाइंडिंग में दीजिएगा भैया, एल्यूमिनियम वाइंडिंग का पंखा आपको 500 600 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन कॉपर वाइंडिंग का पंखा उसका डबल रेट हो जाता है। सेम पंखा है, बस डिफरेंस का है वाइंडिंग का। और दोस्त, विद्युत का सर्वोत्तम चालक तो चांदी है, लेकिन चांदी की वाइंडिंग वाला पंखा खरीदेंगे उतने में छत डल जाएगी। मतलब एक है ना, उपमा दे रहा हूं ये, हालांकि बड़ी उपमा हो गई, इतना महंगा भी नहीं होगा, लेकिन जिस कमरे में लगा रहे हो उसकी छत तो डल जाएगी। तो इसलिए हम चांदी का यूज नहीं कर सकते, तो हम कॉपर पे आए। कॉपर जिस दिन हद से ज्यादा महंगा हो जाएगा हम एल्यूमिनियम पर आएंगे। हो सकता है एल्यूमिनियम का भी कोई फिर विकल्प आ जाए। तो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक एल्यूमिनियम होता है, एल से दर्शाते हैं, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम शोधन में और आर्टिफिशियल रबर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे, है ना, एक वर्ड लिखा है एंटी पेरेस्पेरेंट दुर्गंधनाशक। मैं आपको एक, वो नहीं आते ओडोनिल वगैरह, आपने देखे होंगे, है ना, या कई बाइक्स के अंदर ये चीजें रखी होती हैं। या फिर मैं आपको एक दिखाता हूं, यहां पर कभी कुछ रखा हो मेरे पास तो, होता तो था यहाँ पर कहीं कोने में। ये इस तरह के रूम फ्रेगनेंस होते हैं, इनके अंदर भी ये पाए जाते हैं, ये दुर्गंधनाशी होते हैं, इनके अंदर ये होगा। इसने केमिकल अगर लिखा हो तो मैं बता देता हूँ, बाकी लिखते नहीं है, है ना, क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी रखते हैं ताकि बिके ज्यादा। तो ये लिखते नहीं है। इंग्रेडिएंट में बस इनने इतना लिखा है, फ्रेग्रेंस एक्वा सॉल्वेंट प्रोपलेंट। ठीक है, तो ये दुर्गंधनाशी होते हैं, एंटी पेरेस्पेरेंट होते हैं, है ना। तो दुर्गंधनाशी के तौर पर भी इसका कभी कभी यूज करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का, किसका? एल्यूमिनियम। जल शुद्धिकरण करने के लिए इसका एल्यूमिनियम सल्फेट, आपने K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस देखा होगा, तो ये फिटकरी बनाने में यूज में होता है, इसलिए पानी को साफ कर पा रहा है। अपशिष्ट जल उपचार में, वस्त्र रंगाई में, वहां भी कलर वगैरह को साफ करने में और कलर को स्टेबल करने में फिटकरी का यूज किया जाता है। तो ये इनडायरेक्ट रूप से फिटकरी बनाने में मदद करता है, ये ध्यान रखो यहां पर। चलिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे मेन चीज होती है। आजकल आपने बहुत सारे कपड़े देखे होंगे कि भैया ये, है ना, वाटर क्या होते हैं, प्रूफ कपड़े हैं, है ना, जल रोधी कपड़े हैं। तो वाटर प्रूफ कपड़े जो होते हैं उनको बनाने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। क्या सर इससे बनते हैं? नहीं भाई, जिस कपड़े को आप बना रहे हो, है ना, वाटर प्रूफ, उसके अंदर इस केमिकल को मिलाया जाता है, जिसके कारण वो कपड़ा वाटर प्रूफ बन जाता है। तो वाटर प्रूफ बनाने में एज अ केमिकल इसका यूज किया जाता है। वाटर प्रूफ कपड़े 100% इसके नहीं बनते हैं। तो इस केमिकल के कारण उसकी गुणवत्ता पानी को रोकने की बढ़ जाती है ना। तो वाटर प्रूफ कपड़े बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? मरकरी। भैया Hg, जिसका लेटिन नाम हाइड्राग्यूरम होता है, इसे हम क्विक सिल्वर के तौर पर जानते हैं। किस तौर पे जानते हैं? क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है। मरकरी से बहुत प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सबसे पहली पॉइंट के भैया इसे लिक्विड सिल्वर के तौर पर भी हम जानते हैं। चलिए, पारा कहते हैं मरकरी, है ना, मरकरी भी कह देते हैं क्विक सिल्वर। भैया इसका ओरिजिनल नाम जो Hg का होता है वो क्या होता है? तो Hg का ओरिजिनल नाम होता है हाइड्राग्यूरम। ठीक है, क्या होता है? हाइड्राग्यूरम। अब ये हाइड्राग्यूरम जो नाम है ना, ये यहां पर याद रखिएगा, ये हाइड्राग्यूरम, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लिक्विड सिल्वर। क्या होता है? लिक्विड सिल्वर। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए इसे द्रव चांदी कहते हैं। देखते ही ऐसा लगता है चांदी पिघली हुई अवस्था में पाई जा रही है। मरकरी की बात करते हैं, Hg की बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 79 गोल्ड का था, इसका 80 होता है, 80 होता है। ठीक है, 80। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? द्रव्यमान कितना होता है? 200 होता है। तो एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है? 200 होता है।
है ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एकमात्र द्रव धातु, वन एंड ओनली लिक्विड मेटल, है ना, कौन से ग्रुप में आती है, तो डी ब्लॉक की सदस्य है। लेकिन डी ब्लॉक के सभी जो सदस्य होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो ये संक्रमण तत्व नहीं होती है। मरकरी के बारे में अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एकमात्र द्रव धातु होती है, क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी के बारे में नहीं है ना अगला, ठीक है। चलिए मरकरी की बात करते हैं, Hg की बात करते हैं। मरकरी किसी भी धातु के साथ अगर क्रिया कर ले, ठीक है, याद रखिए, किसी भी धातु के साथ, तो जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ का नाम होता है अमलगम। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर अमलगम क्या होता है, बनने वाले पदार्थ का नाम है अमलगम, जो भी बने उसे क्या कहा जाता है, अमलगम। तो जब भी मरकरी किसी धातु के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, अमलगम। यहां से कई प्रश्न बनते हैं, अमलगम का सदा घटक कौन होता है, तो सदा तो मरकरी रहेगा, धातुएं बदल सकती हैं। कभी आप भैया यहां पर कॉपर ले लीजिए, कभी सोना ले लीजिए, कभी कुछ ले लीजिए। लेकिन एक ऐसी भी धातु है जो कभी अमलगम नहीं बनाती, तो प्यारे दोस्त यहां पर याद रखिएगा, लोहा। लोहा जो होता है ना, लोहा मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाता। इसीलिए मरकरी को आयरन के पात्र में रखते हैं, लोहे के डब्बों में, है ना। किसका भंडारण करते हैं, ये प्रश्न आता है, मरकरी का, क्योंकि मरकरी नॉट रिएक्ट विथ आयरन, मरकरी किसी के साथ क्रिया ही नहीं करती। और जब क्रिया नहीं करती तो प्यारे दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मुख्य रूप से हम ये चीज कह सकते हैं। अब ये चीज ध्यान, यहां से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये चीज देखते हैं कि मरकरी किसी भी मेटल के साथ क्रिया करे तो अमलगम बनाती है, हाँ बिल्कुल बनाती है। अब मरकरी के कुछ यूज हैं, है ना भाई, चांदी के समान होता है, द्रव अवस्था में होती है, सभी चीज हमने आपकी मान ली, ठीक है। लेकिन चांदी के बारे में जो मोस्टली रिपीटेड पॉइंट है अगला, मरकरी की जो वेपर होती है, मरकरी की जो वाष्प होती है, उसका यूज कहां होता है। तो मरकरी की वेपर, जो पुरानी कांच की ट्यूबलाइट होती थी ना, उसमें जो सफेद पाउडर निकलता था, तो उन ट्यूबलाइट में उस वेपर का यूज किया जाता है, तो है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। मरकरी अगर पीने के पानी में मिला दी जाए, ठीक है, तो क्या चीज होती है, तो हमारे बॉडी के अंदर मरकरी की अधिकता होगी। तो मरकरी की अधिकता अगर पानी से हमारे शरीर में जाएगी तो एक रोग होता है, जिसे, ये जितने भी पॉइंट लिखा रहा हूं, है ना, जितने भी पॉइंट लिखा रहा हूं, दोस्त यकीन मानना ये सब एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है, यहां से जितने भी शुरू हो रहे हैं मरकरी के साथ। तो मरकरी हमारे शरीर में अधिकता से जो रोग होता है वो मिनीमाटा रोग होता है। कौन सा होता है, मिनीमाटा रोग होता है। अब मरकरी का अगला जो प्रश्न है भैया, मरकरी का अयस्क कौन सा होता है, या फेमस और कौन सा है। तो इसका जो फेमस अयस्क होता है वो HgS होता है, जिसे कहते हैं सिनेबार। क्या कहते हैं, सिनेबार। और आपको पता है ये सिनेबार नहीं, एक्चुअल में ये प्राकृतिक सिंदूर है, नेचुरल वर्मिलियन है। सर हम कैसे मान ले प्राकृतिक सिंदूर है, भैया ये ऑयल सोल्यूबल है, नॉट सोल्यूबल। ठीक है। हनुमान जी वाला सिंदूर यार, सर महिलाएं जो लगाती हैं वो कौन सा होता है, वो रेड लेड लगाती है महिलाएं, लाल सिंदूर लगाती है, ठीक है, PB304। ठीक है, रेड लेड भी बोल देते हैं उसको कभी कभी, ये होता है ना, ये कृत्रिम सिंदूर होता है।
इसका एक नाम आयुर्वेदा में भी मिलता है। जब हम आयुर्वेदा को पढ़ते हैं तब इसका नाम मकर ध्वज मिलता है, एक इसका मर्क्यूरस सल्फाइड का, 3 बार बोलते हैं, बहुत फेमस अयस्क है ना, प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। और जो सिंदूर होता है जो आप कहते हो ना हनुमान जी पर लगता है, वो तेल में घुलता है, पानी में नहीं घुलता, आप घोल कर कोशिश कर लेना, नहीं घुलेगा वो। तो है ना, ये वाला जो होता है ये पानी के अंदर थोड़ा बहुत डिजोल्व हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, इस सिंदूर के अंदर थोड़ा ये सिंदूर मिला करके कलर देने की कोशिश करते हैं और ये बनाकर बेचते हैं, है ना। दोनों ही सिंदूर ज्यादा मात्रा में मांग में नहीं भरना चाहिए, है ना। आपने सुना होगा कि ज्यादा मात्रा में सिंदूर लगाने से, लंबा सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है। बिल्कुल सही बात है वो, क्योंकि अगर जितना लंबा सिंदूर लगाओगे तो तुम्हारी उम्र छोटी होगी तो पति की बढ़ी ही जाएगी। ठीक है, क्यों, क्या होता है ये वाला भैया, माइग्रेन वगैरह की शिकायत कर सकता है आर्टिफिशियल, क्योंकि लेड भी हमारे शरीर के लिए उतना ही घातक है जितना मरकरी। ठीक है, हाँ लगाई है लेकिन कम मात्रा में लगाई, मैं तो कहता हूं मत लगाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं भी लगाओगे तो कोई बहुत वो फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना। और लगाओ तो भाई बिल्कुल थोड़ा बहुत लगा लो, है ना, इतना नहीं है कि भाई यहां से शुरू करा तो भाई साहब पूरा ही हल चलाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मरकरी के सापेक्ष में मैंने आपको चीजें पढ़ाई, है ना। तो इतनी चीजों में मरकरी में आपको कोई दिक्कत यहां तक होना नहीं चाहिए। अब देखो क्या होता है, आयरन भंडारण होता है मरकरी में, ये हो गया, वो हो गया, लिक्विड हो गया, अमलगम हो गया। हाँ, अब एक चीज मरकरी का यूज हम देखते हैं, है ना, मरकरी जो होता है, तो मरकरी का प्रयोग या यूज हम देखते हैं तो मुख्य रूप से थर्मामीटर, ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर, बैरोमीटर, इन सभी में रीडिंग चलती थी कभी कभी पहले के समय में भी। तो है ना, मरकरी भरी जाती थी कि भैया, है ना, ऊपर नीचे हो जाए। अब लेकिन हुआ क्या, जो ये मरकरी है, ये जो पारा है, तो मरकरी का स्थान, मरकरी के स्थान पर थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जा रहा है। अब वर्तमान में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। देखो क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी मुंह में लगाते थे कि भैया फीवर चेक कर लेते हैं, बच्चे उसको नहीं, और वो तो एक बूंद होती थी पारे की, वो शरीर में चली गई, टॉक्सिक होता है। तो ये देखा गया कि यार पारे का कोई विकल्प हो सकता है क्या, मरकरी का कोई विकल्प हो सकता है क्या। नहीं लगाएंगे तो लेडी को बहुत सुनाएंगे। बेटा देखो क्या होता है कि सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि सुनाएंगे, जब पति सपोर्टिव हो ना, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर करे तो कोई उससे बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा। देखो सीधी सी बात है, सिंदूर यहां से यहां तक लगा ले लेकिन घर वालों की इज्जत नहीं करे, यहां से यहां तक सिंदूर लगा ले अपने पति को पति नहीं माने, यहां से यहां तक सिंदूर लगा ले भाई साहब परिवार बिरादरी में कोई आदर नहीं करे आपका, तो इतने सिंदूर लगाने से भले वो आपकी पत्नी कहला रही हो, उसके माथे में सिंदूर है लेकिन किस काम का। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई, है ना, आप सिंदूर लगाइए मत, वो दैट्स योर चॉइस, लगाओ या मत लगाओ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप इतनी सी चीज से किसी के कैरेक्टर को, किसी के व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं कर सकते, है ना। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, साधारण सी बात है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि आप मत लगाइए या आपके घर परिवार में, मैंने कहा कि पूरा मत लगाइए, थोड़ा लगाइए, कम लगाइए। ठीक है, मैंने एक सिंपल सी बात, मैंने 2 ऑप्शन दिया, तो लगाइए मत और लगाइए तो कम लगाइए। आपने नहीं लगाने पर फोकस कर लिया। ठीक है, तो आप पहली चीज ये कि आप किसी चीज को किसी पर थोप नहीं सकते। दूसरी चीज ये कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन अगर वो आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति समर्पित है तो दोस्त क्या दिक्कत है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा समझदार बनिए। अब धीरे धीरे वो समय, देखो मैं ये नहीं कहता कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, है ना, और हमें उनको अपनाना पड़ेगा। हम कब तक उसी विचारधारा को लेकर के बैठे रहेंगे, तो हमें दोनों पहलुओं को समझना होगा। हम तो बस ये चाहते हैं, है ना, कि भाई जो हमारे साथ रहे वो हमें समझे, हमारे परिवार को समझे और उनके प्रति समर्पित रहे। कभी हमारे मम्मी पापा बीमार रहे तो उनके साथ रहे, है ना। तो भाई बस ये चीज चाहिए, और क्या चाहिए आजकल, है ना, अच्छे से रहें, घुल मिल करके भैया बातें करें, यही चीज चाहिए होती है आजकल। ठीक है, तो ये चीज मैंने ये कहा कि उसके साइड इफेक्ट हैं, है ना, उसकी परेशानियां हैं। जब उस व्यक्ति को आप दिल से अगर पसंद करते हो, आप चाहते हो कि नहीं यार इसके इस प्रकार की परेशानियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए इसके साथ,
है ना। अगर उसको माइग्रेन की शिकायत, अगर डॉक्टर कह देगा ये इतना लंबा सिंदूर लगाती है इसलिए माइग्रेन हुआ, उस दिन आपको लगेगा, आप खुद कहोगे तू मत लगा। तो मैंने बस उसका एक चीज ये बताई है कि ये कभी कभी इनके सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मैं अब ये नहीं कह रहा हूं माइग्रेन इसी से होता है, मैं कहता हूं ये भी एक कारण होता है। ठीक है, स्किन, बहुत सी लड़कियों के अंदर स्किन का इन्फेक्शन भी होता है। ठीक है, कि सर फिर हम क्या करें, आपको लगाना है तो फिर आप ये वाला लगाइए, ये वाला, वो वाला मत लगाइए, है ना। ये वाला लगाइए, कम मात्रा में लगाइए। कि क्यों सर? क्योंकि ये आपकी स्किन पर रहेगा तो ये तेल में घुलता है, पानी में नहीं घुलता। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब पानी वगैरह आएगा तो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। चलिए, अब कोई कहेंगे सर हम तेल में सर में बाल लगाते हैं, फिर बालों में तेल लगाते हैं, सर में क्या बाल लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहां तक मरकरी के सापेक्ष में पढ़ी थी। अब देखो क्या होता है, आपने एक मर्क्यूरस क्लोराइड का नाम सुना होगा। तो सर्जिकल जो इक्विपमेंट होते हैं, कीटनाशक के तौर पर HgCl2 का यूज किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको बंद कर दिया गया कि भैया हम इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, प्लूटोनियम। भाई ये एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है और ये भी मोस्ट रेडियो एक्टिव होता है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य रेडियो सक्रिय धातु होती है ना। इसका उपयोग परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बम दो चीजों के बने हुए थे। एक तो वो बने हुए थे प्लूटोनियम के, ठीक है, और दूसरा वो बने हुए थे यूरेनियम के। तो प्लूटोनियम और यूरेनियम दो से मिलकर के वो बने हुए थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लूटोनियम के सापेक्ष में और यूरेनियम के सापेक्ष में। प्लूटोनियम और यूरेनियम की जब हम बात करते हैं ना प्यारे, तो प्लूटोनियम और यूरेनियम, हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त, समय हो जाए तो बता देना ना, पता नहीं चलता नहीं तो, है ना। 9 अगस्त 1945, ठीक है, एक बड़ी त्रासदी होती है ना। यूएसए के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, है ना, याद रखना, लिटिल बॉय और फेट नाम के 2 बम गिरा दिए जाते हैं। और वहां पर लगभग लगभग, ये जो आंकड़ा है ये सरकारी आंकड़ा है, 80,000 लोग मारे जाते हैं, 35,000 इंजर्ड होते हैं, 62,000 बिल्डिंगें खत्म हो जाती है। ठीक है, 43,000 सोल्जर होते हैं जिनमें से 23,000 मारे जाते हैं, 200 डॉक्टर में से 20 मारे जाते हैं, 1780 नर्स में से 150 मारी जाती है, और 2.5 किलोमीटर के रेडियस में एक चींटी भी नहीं बचती। जहां पर ये बम गिरे थे उसके 2.5 किलोमीटर की रेडियस में कुछ भी नहीं बचता, सब जमीनों-दस्त। और 60 किलोमीटर की रेडियस तक इसका इंपैक्ट रहा था, प्रभाव रहा था। तो ये, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी में घटित हुई वो घटना है। इसके बाद हम आ गए थे फ्रांसियम। एकमात्र रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन सी है? फ्रांसियम है। और जिस देश के नाम पर इसका नाम रखा गया वो कौन सा है? तो याद रखना, फ्रांस के नाम पर। तो फ्रांस के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, और ये कौन से में आती है? ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और ग्रुप 1 की सदस्य है। ग्रुप 1 जिसे हम कहते हैं क्षार धातु। चलो, इसकी एक क्लास और करेंगे हम लोग कल। ठीक है, इससे रिलेवेंट, और कल इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारे बहुत कुछ बचे हैं पढ़ने में, तो कल एक क्लास और होगी इसकी, और इसी तरह से पार्ट चलेगा ये। तो कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और कोई चीज कही जाए तो वो नॉर्मली आपकी, है ना, जानकारी के लिए कही जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको उसको अप्लाई करना है। बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, इस आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। हम बस एक सलाह दे सकते हैं, बाकी जो आपको करना है आप करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।